मोदी 3.0 सरकार का गठन होने जा रहा है। 9 जून को शपथ ग्रहण है, लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी अभी से चर्चा का बाजार गर्म है। मंत्रिमंडल में किसे मौका मिलेगा, इस पर कयासों का दौर जारी है। खास तौर पर ऐसे प्रदेश जहां पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहां से मंत्री कौन होगा, इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। छत्तीसगढ़, जहां पर 11 में से 10 सीट भाजपा को मिली है, यहां 4 पर एक मंत्री के फॉर्मूले के तहत एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इसलिए दिल्ली सांसदों के पहुंचते ही मंत्री पद के दावेदारी भी देखने को मिल रही है। प्रमुख दावेदारों में 3 नाम चर्चा में हैं। अनुभवी और कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, दूसरी बार के सांसद और अमित शाह की पसंद विजय बघेल, एससी वर्ग से आने वाली जहांगीर सांसद कमलेश जांगड़े, दूसरी बार के सांसद और आरएसएस की पसंद संतोष पांडे। छत्तीसगढ़ भाजपा और भाजपा के प्रमुख नेता इस बात को लेकर मोदी सरकार में इस बार कोई न कोई मंत्रिमंडल में जगह पाने की बात कह रहे हैं। सरकार हमारी बन गई है, बन रही है, मोदी जी शपथ ले रहे हैं, तो यहाँ से भी कोई न कोई तो लेगा। मैंने बताया कि जो भी होगा न्याय संगत उचित निर्णय लिया जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को भी जगह मिले, इस पर कांग्रेस की भी निगाहें हैं। कांग्रेस इस बार की मोदी सरकार को कमजोर मान रही है, इसलिए वो इस बात का इंतजार कर रही है कि मंत्रिमंडल का गठन भाजपा किस तरीके से करती है, जिसके बाद उसका हमलावर अंदाज सामने आएगा। सवाल वहाँ उठ रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है। अच्छी बात है कि शपथ लेंगे तो सवाल उसका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छे नज़रों से देखा है, मगर अभी तो तय नहीं हुआ है कि मोदी जी शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। 2014 के बाद से जब भी मोदी सरकार बनी है, तब से हर बार छत्तीसगढ़ इस उम्मीद से रहता है कि छत्तीसगढ़ को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन अब तक एक से ज्यादा मंत्री नहीं बन पाए। इस बार बदली हुई परिस्थिति में छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिलता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। टीवी 24 के लिए मोहन तिवारी की रिपोर्ट। जिसको लेकर पूरा छत्तीसगढ़ इस समय दिल्ली की ओर देख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी 3.0 जो कि अब बनने जा रही है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जब शपथ ले लेंगे तो इस बात की पर सबकी निगाहें रहेंगी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा। और छत्तीसगढ़ जिसने इस बार 10 कमलों को एक तरीके से भेंट दे दिया है मोदी जी को, तो वहां से कौन सा चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल होगा, तो उसी पर आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन दावेदार हैं और टीम मोदी में कौन शामिल होता है। क्या एनडीए जो नई बन रही है उसकी वजह से मंत्रिमंडल पर भी असर पड़ेगा, क्या टीम में छत्तीसगढ़ को स्थान मिल पाएगा, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद हैं अशोक तोमर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में खबरों पर नजर बनाए हुए अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे साथ भाटापारा से जुड़ रहे हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान साथ है और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छत्तीसगढ़ से भी मंत्री बन सकता है। 4 प्रमुख नाम हैं, लेकिन मोदी चौंकाने वाले फैसले हमेशा लेते रहे, तो नए नामों पर भी विचार हो सकता है। ऐसे में कितनी संभावनाएं हैं, पहले राउंड में हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ को क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले रुख करते हैं अनिल द्विवेदी जी की ओर और उनसे समझते हैं। अनिल जी, इस बार परिस्थितियां दूसरी है, मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार है। ऐसे में मंत्रिमंडल जो अभी पहला बनेगा उसमें छत्तीसगढ़ की संभावना आप कितनी देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथ जो साथी विश्लेषक हैं मुरारी मिश्रा जी और तोमर जी, दोनों को प्रणाम, नमस्कार। और सबकी निगाहें देश पर टिकी हुई है मोदी 3.0 पर कि वो कैसे मंत्रिमंडल गठन होगा, कैसे सरकार चलेगी। आम जनता के साथ साथ विपक्ष की भी निगाह इस बार है और इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। 2014-2019 में भी एनडीए की ही सरकार बनी थी,
लेकिन उसमें खासियत ये थी कि बीजेपी को उसमें पूर्ण बहुमत हासिल हो गया था। इसलिए उसमें बीजेपी ये तय कर रही थी कि हमारे साथ कौन आएगा और उसे कितना देना है और उसका कितना सहना है। अब ये जो चुनाव आए हैं 2024 के, इसमें परिस्थितियां बदल गई हैं। इसमें बीजेपी नहीं तय करेगी, इस बार जो सहयोगी गठबंधन दल हैं वो तय कर रहे हैं कि हमें कितने पोर्टफोलियो चाहिए, हमारी क्या मांग है, राज्य को विशेष दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश ने तो स्पेशल स्टेटस मांगा है अपने राज्यों के लिए। हमारे लिए आर्थिक पैकेज क्या होगा, हमारे लिए पोर्टफोलियो कौन कौन से होंगे। तो ये सारी चुनौतियों से इस बार मोदी जी को जूझना पड़ेगा। नो डाउट बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, ईमानदार हैं, बहुत विजन के साथ काम करते हैं, सारे टारगेट पूरे कर लिए उन्होंने। अभी जब पिछले 2019 में जो बहुमत मिला उसके आधार पे धारा 370, CAA यानी समान नागरिक संहिता की तरह ही था वो भी, फिर राम जन्मभूमि जैसा मुद्दा, ये सब उन्होंने सॉल्व कर लिए। 3 तलाक जैसे मुद्दे भी उन्होंने निपटा लिए। लेकिन ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि आपके साथ एक आत्मबल, एक अनुशासन, एक संगठन की शक्ति थी, पूर्ण बहुमत था। आपको गठबंधन दलों की चिंता नहीं थी। वे नाराज होते तो नाराज हो जाएं, कुपित होकर के बैठ जाएं तो बैठ जाएं। नरेंद्र मोदी ने बहुत पावर के साथ काम किया। पर इस बार चूंकि कोalition है, इस बार खंडित जनादेश है, इस बार सहयोगी दलों के साथ आपको चलना है, तो बहुत सारे आपको अपने एजेंडे छोड़ने होंगे। और उन दलों ने तो साफ कर दिया है। कभी देखिए, मैं आंध्र प्रदेश के सांसद का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहना चाहिए या देना चाहिए। अब इस पर कैसे आप फैसला करेंगे? या और भी जो मुद्दे मैंने बताए, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम अग्निवीर का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए तो आपको परेशान करेंगे। और उनके साथ तो जदयू और टीडीपी ने भी कहा है कि अग्निवीर योजना पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो आपके अपने लिए फैसलों पर आप किस तरह से बैक रोल करेंगे, ये भी देखना होगा। तो फिर भी नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल देखा है, बहुत ईमानदारी के साथ सरकार चलाएंगे, बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आने वाले इसमें कितना पानी आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो काफी संभावनाएं हैं, और लेकिन एक मुश्किल जो गठबंधन धर्म होता है उसकी भी बनी हुई है। अशोक तोमर जी की ओर चलते हैं। तोमर जी, आपकी क्या राय है, जिन प्रदेशों ने भर भर के सीटें दी उसको प्राथमिकता दे पाएंगे क्या मोदी, या फिर पहले कोशिश उनकी होगी कि उन लोगों को पहले सेट किया जाए जो लोग गठबंधन में हैं, जो लोग समर्थन दे रहे हैं, फिर घर की बात होगी बाद में, तो घर को बाद में, बाहर वालों को पहले मौका देंगे मोदी? देखिए, मेरे ख्याल से जो सहयोगी पार्टी जो साथ दे रही है बीजेपी को, पहले उस समस्या से निपटेंगे वो। आपको ध्यान में रखना चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार चलाए हैं, जिनमें हमेशा इनको पूर्ण मत है। सहयोगी दल के साथ चलने की इनकी मैंने अनुभव नहीं है, इसलिए बड़ा फूंक फूंक के कदम चलाएंगे, लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। मुझे जो पता चल रहा है उस पर सहयोगी दल कह रही है कि फाइनेंस हमें दे दो, तो रेलवे दे दो, तो होम मिनिस्टर दे दो। मेरे ख्याल से दोनों के बीच का कुछ रास्ता निकालेंगे। ठीक। अब आइए, अब अपने राज्य छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़ से 10 निकले हैं, लेकिन देखिए, एक स्कूल है जहां 8-10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहां 10 पास कर जाएं, और एक जहां 100 है उसमें अगर 30 फेल भी कर जाएं तो भी उस 70 को ज्यादा वैल्यू है बनस्पत की इस 10 से जी। तो छत्तीसगढ़ का महत्व है केंद्र में, ऐसा नहीं है जी। लेकिन जहां तक मंत्री पद की बात है, मैं समझता हूं कि यहां से एक मिनिस्टर तो जरूर होना चाहिए, और ये लेकिन कैबिनेट नहीं होगा, कैबिनेट नहीं होगा, ये आप मान के चले। यहाँ से कैबिनेट का हमें ये नहीं है। बहुत ज्यादा होगा तो स्वतंत्र प्रभार का एक मंत्री दे देंगे, मिनिस्टर फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, और ये स्टेट मिनिस्टर हो गया। अब किन किन लोगों का ये है, तो मैं जहां तक देख रहा हूँ आदिवासी में से किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आदिवासी सीएम है। बिल्कुल। अब आ जाइए आप बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार एमएलए रह चुके हैं, पहली बार एमपी हुए हैं। राज्य का इनको प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन केंद्र का नहीं है। उसी तरह बघेल जी हैं, विजय बघेल हैं,
उनका भी जो तीसरी बार जीते हैं और अच्छे खासे वोट से जीते हैं, ओबीसी से आते हैं। आपको ये दिमाग में रखना होगा, बीजेपी केवल छत्तीसगढ़ नहीं देखती है, राष्ट्रीय राजनीति में किस जाति के लोगों को रखने से कितना फायदा होगा वो देखते हुए तो उनके भी चांसेस हमें लग रहा है। और अंत में ये मिश्र जी हैं राजनांदगांव से, वो भी पांडे जी संतोष पांडे जी राजनांदगांव से, उनके भी चांसेस लग रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि इसमें आरएसएस किसको कितना सहयोग कर रहा है। आरएसएस तो ज्यादा ये नहीं, एक हिंट देता है। आरएसएस का तो काम नहीं है कि किसको मिनिस्टर बनाया जाए चाहे क्या कहा जाए, एक हिंट दे देता है। अगर आरएसएस का इसमें सहयोग हो तो मेन मुझे जहां तक लग रहा है बृजमोहन जी और विजय बघेल में होगा। और अब देखिए दिल्ली में जाने पे या राष्ट्रीय राजनीति का किस तरह से ये बन रहा है परिदृश्य, उसको देखते हुए ही कहा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से एक को तो बनना ही है। ठीक है, चलिए ये एक विश्लेषण है कि बनेंगे, लेकिन कितने बनेंगे, कौन बनेगा, इस पर अभी थोड़ा जी मुरारी जी चलते हैं मुरारी जी के पास। मुरारी जी, आपका क्या कहना है? आप कई सरकारों को देख चुके हैं और अभी की परिस्थिति काफी अलग है। छत्तीसगढ़ प्राथमिकता क्रम में कहाँ देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि एक मंत्री जरूर बनेंगे, और मंत्री कैसे चयन होगा उस पर जरूर हाईकमान इस पर सोचेगा। और सबसे पहले नाम आता है संतोष पांडे जी का। देखिए मोहन जी, बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर लोकसभा से जीते हैं। रायपुर लोकसभा बीजेपी का गढ़ है। इसके पहले भी सुनील सोनी जी 3.5 लाख वोटों से जीते थे। उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी रमेश बैस के रूप में चुनाव जीतती रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे क्षेत्र से मंत्री बनाना चाहिए जिससे पार्टी को फायदा हो, तो निश्चित रूप से सबसे पहले संतोष पांडे का नाम आता है कि संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव हराकर ये सांसद बने हैं और दोबारा बने हैं। देखिए आप, जबकि उस लोकसभा में 5 सीट आपकी कांग्रेस जीती है, लगी हुई सीट कांकेर है राजनांदगांव से, वहां पर बीजेपी कमजोर है। आरएसएस का बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड है अपना संतोष पांडे जी का। आरएसएस या पुराने लोगों ने संतोष पांडे जी को दोबारा टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर रमेश बैस को जिन कारणों से मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर रमन सिंह जी जब केंद्र में मंत्री बने थे तो मोतीलाल वोरा जी को हराकर बने थे। रमेश बैस जब मंत्री बने थे तो विद्या भैया को हराकर बने थे। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत पलड़ा संतोष पांडे जी का बनता है। अब दूसरे नंबर पर विजय बघेल जी आते हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ये सोच सकती है कि जब आप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हैं और प्रदेश अध्यक्ष सामान्य वर्ग से राजपूत छत्री समाज से हैं किरण देव जी, तो क्यों ना बैलेंस करते हुए केंद्र में मंत्री पिछड़ा वर्ग से बना दिया जाए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि संतोष पांडे और विजय बघेल ये दो में से एक, मेरे को लगता है संभावना एक ही को है मंत्री बनने की, क्योंकि मोदी जी ये चाहेंगे कि जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है मोहन जी, वहां से आपका ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाया जाए। खासकर तमिलनाडु से थम्पिंग मेजॉरिटी दी उड़ीसा, अभी उड़ीसा में इतना शानदार प्रदर्शन रहा, वहां चाहेंगे कि मोदी जी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में चुनाव है मोहन जी, ध्यान रखना, महाराष्ट्र से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना के लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा। मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र में इस समय 4 महीने बाद 5 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में कमी हुई, लेकिन एक चीज मैं कुछ और बोलना चाहूंगा जो हमारे साथीगण बोले कि ये खंडित जनादेश नहीं है मोहन जी। एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, ये सत्य है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर बिहार में नीतीश कुमार जी टिके हैं मोहन जी तो भारतीय जनता पार्टी के दम पर जीते हैं। आपको ये बता दूं मैं, अगर नायडू जी आंध्र प्रदेश में चुनाव जीते और खुद का उनका बयान सुन लीजिए आप, तो उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। और इन दोनों के सामने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। वित्त विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग और विदेश विभाग और स्पीकर, ये किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे दल को नहीं देगी। मोदी जी किसी के दबाव में नहीं आने वाले, ये भी मान के चलिए। और मैं ये भी बोलता हूं, अगर मान लो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ नहीं भी देते, मान लो ये एनडीए के साथ मिलकर नहीं लड़े होते, तो भी मैं बोल रहा हूं, तो भी मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपको मैं बता देता हूं, 4 सीट आपका जगन मोहन रेड्डी YSRCP बिल्कुल मोदी जी के साथ है। राजस्थान से जो 2 क्षेत्रीय दल के सांसद जीत के आए हनुमान बेनीवाल के साथ, वो मोदी जी के साथ हैं। 7-8 निर्दलीय मोदी जी के साथ हैं। और आने वाले समय में देखिएगा उद्धव ठाकरे जी फिर से एनडीए के साथ आ सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। मैं मोदी जी की सरकार को इन 5 सालों में कोई खतरा नहीं देखता। और ये भी मान के चलिए, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी थोड़ा भी अगर सोचते, अगर जैसे विरोधी कयास लगा रहे हैं, तो संभव नहीं है। इसमें नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि बिना पवन कल्याण के आंध्र प्रदेश में और बिना बीजेपी के और बिना आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के, ये न नीतीश कुमार वहां की राज्य सरकार चला सकते, न चंद्रबाबू नायडू बहुत आसानी से सरकार चला सकते। ठीक है, मैं आऊंगा अगले राउंड में बात करेंगे ये देश वाली राजनीति पे। अभी छत्तीसगढ़ पर हम टिप्पणी लगातार ले रहे हैं। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, मुश्किलें काफी हैं, हम जरूर इस बात की संभावना देख रहे हैं कि क्या क्या नाम है उनको बनाया जा सकता है, लेकिन क्या इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्या उन राज्यों में जो कि उनके साथ पहले से रहे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो प्रदेश हैं जहां पर वो निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं, रिस्क भी उठा सकते हैं। तो क्या ड्रॉप भी किया जा सकता है इन प्रदेशों पर? बाद में विचार किया जाए, अभी यहाँ कुछ ऐसी संभावनाएं भी नहीं है, नई चुनाव जैसी चीजें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक स्टैंड है वो सब देखते हैं कि वो किस तरह खेलते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने अभी जब भाषण दिए, नेता चुने गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो मीडिया के कयासों पर भी सवाल खड़े कर दिए हंसते हुए कि आप जिसको मंत्री बना रहे हैं मैं उसको मंत्री नहीं बनाऊंगा। तो जब वो इतनी स्पष्टवादिता के साथ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके माइंड में बहुत सारे समीकरण चल रहे होंगे। जातिगत समीकरण होगा, राज्यों का समीकरण होगा, आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए वो सोच रहे होंगे, फिर गठबंधन में दल शामिल है उनको, उनके चलते जो दबाव बनेगा बीजेपी में उसको लेके सोच रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के सारे राजनीतिक समीकरणों पर मोदी जी ध्यान देंगे, उसके बाद वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। अब मुरारी भाई ने ठीक बोला कि आने वाले कुछ समय में 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर आपको प्रतिनिधित्व देना होगा, वहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत करनी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा अपने भाषण में कि गठबंधन सरकार चलाने का मेरा अनुभव ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो अटल बिहारी वाजपेयी समय का उदाहरण दिया उन्होंने, फिर अपने 2 कार्यकाल का उदाहरण दिया उन्होंने कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब गठबंधन में आई, एनडीए जिसको पहला बोलते हैं, उसमें भी उन्होंने मार्गदर्शक और समन्वय की भूमिका निभाई थी, उसमें उनको याद था। और इसी तरह उन्होंने बोला कि गुजरात में भी पूर्ण बहुमत जरूर मिलता था, लेकिन छोटे छोटे कुछ दल थे जिनको हम साथ लेके चलते थे। और इसी तरह अभी 2 कार्यकाल तो उन्होंने एनडीए के तौर पर चलाए ही है। लेकिन मैंने कहने का मतलब कि खंडित जनादेश का मतलब मैंने क्या कहा था? खंडित जनादेश का मतलब यह है कि इस देश ने किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है 272 का, यह खंडित जनादेश होता है। कांग्रेस सिर्फ 99 सीटें लेकर के आई, बीजेपी सिर्फ 240 में आकर के टिक गई, तो खंडित जनादेश यही कहलाया जाएगा। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बाकी दल हैं उनको आपको साथ में लेकर के चलना होगा, लेकिन जो मुख्य चुनौतियां होंगी वो यहाँ छत्तीसगढ़ की बात उठी थी। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर जो जीत करके चेहरे आए हैं वो बहुत अनुभवी चेहरे हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे संतोष पांडे हो, और बहुत से ऐसे चेहरे, विजय बघेल हैं, इस तरह के चेहरे। तो जातिगत समीकरण क्या होगा, अनुभव कितना होगा, वरिष्ठ कितने हैं, पार्टी के प्रति लॉयल्टी कितनी है, ये भी नरेंद्र मोदी देखेंगे और उसके बाद कोई चुनेगा। और मेरे को एक आशंका और लग रही कि हो सकता है छत्तीसगढ़ को इस बार फिर से थोड़ा सा
सब्र करना पड़े कुछ महीनों के लिए। हो सकता है रिशफल करें, उसमें आप लेकर के आ जाएं। सेकंड टर्म में जी, क्योंकि आपको टोटल 82 मंत्री रखने का अधिकार है और 18 से 20-22 तक आपको गठबंधन को देने हैं और बाकी आपको उन राज्यों में स्थिति सुधारनी जहां चुनाव होने हैं, वहां पार्टी को मजबूत करना है। महाराष्ट्र में आपको अपेक्षानुरूप सीट नहीं मिल सकी, यूपी में आपको अपेक्षानुरूप सीट नहीं मिल सकी, पश्चिम बंगाल में आप बुरी तरह कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो ये जो बड़े राज्य हैं यहां पर आपको फोकस करना होगा। छत्तीसगढ़ उनको मालूम है कि हमेशा बीजेपी के ही साथ रहा, लेकिन बहुत ज्यादा सब्र का भी इंतजाम नहीं लेना चाहिए। पिछली बार तो एक स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्री दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, और इस बार भी उम्मीद है कि संतोष पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, महेश कश्यप, विजय बघेल, फिर कुछ महिलाएं, 2 महिला सांसद भी हैं, तो उनमें से किसी को भी आप सामने ला सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह भी है कि जिसको भी आप मंत्री बना रहे हैं वह कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर भी खरा उतरे। पिछली बार हमने देखा रेणुका सिंह के कार्यकाल को, कार्यकर्ता किस तरह हतोत्साहित हो गए थे और किस तरह उन्होंने रिजल्ट दिया छत्तीसगढ़ को, बड़े सवाल उठे उनके कार्यकाल पर। तो ऐसा न हो, कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ सरकार बनाता है, जब उसको मंत्री बनाया जाता है, केंद्रीय मंत्री आप बना रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि वो पार्टी की अपेक्षाओं पर, कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। ऐसे लोगों को भी आपको बनाना। आप एकदम नए चेहरों को बना देंगे, उसके पास न प्रशासनिक अनुभव होता है, न उसके पास काम का अनुभव होता है, अफसरशाही को भी समेट टेकल करने का उतना आइडिया नहीं होता है। ये देखना होगा आपको देश और सरकार चलानी। चलिए, तो इस तरीके के कई तर्क हैं जिस पर हम ध्यान देंगे तो समझ में आता है कि हो सकता है कि अभी मंत्रिमंडल में कोई स्थान छत्तीसगढ़ को मिले ना मिले। एक बड़ा नाम जिसकी चर्चा हर दर्शक सुनना भी चाहेगा कि बृजमोहन अग्रवाल, क्या संभावना है उनकी, क्या अगर संभावना नहीं है तो क्या कारण हो सकता है, इस पर हम टिप्पणी ले लेते हैं तोमर जी की। तोमर जी, बृजमोहन अग्रवाल काफी उम्मीद है और खासतौर पर रायपुर के लोग उन्होंने इतने ज्यादा वोटों से उन्हें इसीलिए जिताया कि वो मंत्री बन सकें, कितनी संभावनाएं देखते हैं उनकी? देखिए, एक संभावना जो आने वाले चुनाव है ना, तो इन तीनों में सबसे अच्छे प्रवक्ता बृजमोहन जी है जी। तो अगर आने वाले चुनाव में बृजमोहन जी का उपयोग पार्टी अगर करेगी, जैसे झारखंड है ना, महाराष्ट्र है, तो और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से इनके संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि इस राज्य के बाहर भी इतना तो है कि कुछ वोट समेट सकते हैं ये। तो अगर प्रबंधन के भी माहिर हैं चुनाव, हाँ, प्रबंधन के माहिर है, तो इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, इलेक्शन मैनेजमेंट के माहिर है। तो हमारा व्यक्तिगत है, अन्य लोग इससे सहयोग मत करे या ना करे, हाँ, कि बाकी 2 लोगों में वो चीज नहीं है। अन्य गुण हो सकते हैं बृजमोहन जी से ज्यादा हो, मैं इसको नहीं नकार सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से ये कारण हो सकता है बृजमोहन जी के बनने का। उपयोगिता ज्यादा है, उपयोगिता ज्यादा है। ठीक है मुरारी जी, उपयोगिता के मामले में चलिए कौन किसको बनाएगा समीकरण के हिसाब से देखें, उससे ज्यादा उपयोगिता पर मोदी जी जोर देते रहे और इसीलिए हमने देखा कि कई सरकारी जो अधिकारी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी मंत्रिमंडल में बने। उपयोगिता उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, योग्यता ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस क्राइटेरिया में आप किसको सही पाते हैं? देखिए मोहन जी, मेरी राय थोड़ी सी दूसरी है। अगर प्रवक्ता के रूप में अगर आप देखेंगे तो पिछला रिकॉर्ड ये बोलता है, और संतोष पांडे जी इतना जबरदस्त प्रवक्ता है, आप लोकसभा में उनका प्रदर्शन देखिए आप, जबकि संतोष पांडे जी का जो रिपोर्ट है वो निगेटिव था। राजनांदगांव लोकसभा में रिपीट करने का सवाल ही नहीं बनता था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस पिछले लोकसभा में संतोष पांडे का बहुत अच्छा था। रही बात बृजमोहन अग्रवाल जी का, तो देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी की उपयोगिता तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में थी। अगर उपयोगिता पे ही फैसला लेना होता तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी कीमत में बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा लड़ाया जाता। और बृजमोहन जी को अगर लोकसभा लड़ाया जा रहा है या लड़ाया गया है, तो मेरी सोच यही बोलती है, मेरा कैलकुलेशन यही बोलता है कि बृजमोहन जी को छत्तीसगढ़ से हटाना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में या रायपुर की राजनीति में या विष्णुदेव साय जी के मंत्रिमंडल में सीएम साहब या अन्य लोग, बृजमोहन जी चूंकि इतने वरिष्ठ थे तो उनको कंफर्टेबल नहीं लगता था, और भी बहुत सारे कारण थे। अमर अग्रवाल जी को मंत्री बनाना था, नहीं बना पा रहे थे। राजेश मूणत जी को मंत्री बनाना था, नहीं बना पा रहे थे। फिर
अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री बनाएंगे तो ऑलरेडी पीयूष गोयल जैसे इतने मारवाड़ी वर्ग के लोग हिंदुस्तान में मंत्रिमंडल में फिर से मंत्री बनेंगे। कितने सारे मारवाड़ियों को अब हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में एडजस्ट करेंगे। ये बहुत सारी विषय है। अगर उपयोगिता के आधार पर ही फैसला होता मोहन जी, तो मैं नहीं मानता कि ब्रिजमोहन जी को लोकसभा लाया जाता। भारतीय जनता पार्टी अनुभव से ज्यादा नए चेहरों पर ज्यादा दांव खेलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जी पहली बार एमपी बनते हैं, सीधा मंत्री बनते हैं, जबकि बलीराम कश्यप जी 5-5 बार के सांसद थे, उनको नहीं मंत्री बनाया जाता है। रमेश बैस जी 7वें मंत्री जरूर बनते हैं, लेकिन पहले आपके रमन सिंह जी मंत्री बनते हैं। उसी तरह से मनोहर लाल खट्टर जी पहली बार एमएलए बनते हैं, सीधा मुख्यमंत्री बनते हैं। भजन लाल शर्मा जी पहली बार एमएलए बनते हैं, सीधा मुख्यमंत्री बनते हैं। मोदी जी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। वो मौका देते हैं, नए चीज करते हैं और नए चेहरों पे जो पहली बार जीत कर आए हैं उन पे ज्यादा दांव खेलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर समीकरण को आप देखोगे, समझोगे, तो वैसे भी हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल को ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन कितना उपयोगी है, ये मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। रही बात हिंदुस्तान में बड़े नेताओं को भी थी, तो भारतीय जनता अनिल जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल जी, उपयोगिता या फिर समीकरण, ये इसमें से क्या चुनेंगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी के पुराने फैसलों को उठा करके देखिए। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, राजस्थान में किससे फैसले किए, मध्य प्रदेश में उन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में 2-2 डिप्टी सीएम दे दिए, वहां तो शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, बाकी 2 डिप्टी सीएम उन्होंने जनरल से दे दिए। तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जातिगत समीकरण है, उसको हमको इस अंदाज से समझना चाहिए। पिछली सरकार में आप देख लीजिए, पीयूष गोयल कौन थे, केंद्रीय मंत्री बनाया उनको, उनके सबसे सिपा सालार रहे पीयूष गोयल को। आप लोकसभा अध्यक्ष को देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष भी जो है मारवाड़ी से थे, उनको लोकसभा अध्यक्ष बना दिया नरेंद्र मोदी ने। तो मारवाड़ी होने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि कोई पार्टी के लिए कितना काम आ रहा है, कितना वो रिजल्ट दे रहा है। अब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बात दोनों हमारे साथियों ने की। ब्रिजमोहन अग्रवाल आप उड़ीसा में जहां जा रहे हैं वहां रिजल्ट दे रहे हैं। उड़ीसा में तो उन्होंने नवीन पटनायक को निपटाने में बड़ी भूमिका निभाई और वहां हरा करके आ गए। वहां सीटें जितवाई उन्होंने, जहां वो कटक, और वहां पर पार्टी ने सीटें जीती है। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल के लिए हम इस आधार पर खारिज नहीं कर सकते कि वो मारवाड़ी है। ऐसा नरेंद्र मोदी ने किया भी नहीं, पार्टी ऐसा सोचती भी, ना बीजेपी सोचती, ना आरएसएस ऐसा सोचता है। जातिगत समीकरण के आधार पर वहां फैसले नहीं होते हैं। वहां सरकार चलानी है, देश चलाना है, और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी के लिए काम आए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है। संतोष पांडे बहुत अच्छे प्रवक्ता रहे, दूसरी बार सांसद बन गए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीत करके आए। वो राजनांदगांव ऐसी सीट थी जहां से कहा जा रहा था कि वो नहीं जीतेंगे, फिर भी संतोष पांडे जी ने भूपेश बघेल को हराते हुए वो सीट जीती है। और संतोष पांडे बहुत सीनियर प्रवक्ता भी रहे हैं। मुरारी मिश्रा जी ने सही बोला है कि उनका भी दावा बनता है कि वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर हमें सुशोभित करें उस पद को। इसी तरह विजय बघेल भी देख लीजिए, जातिगत समीकरण में बहुत अच्छे विजय बघेल, उनका भी बहुत राजनीतिक अनुभव है। तो ऐसे 4-5-6 चेहरे हैं जहां पर बीजेपी को मंत्री पद उनको दिया जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो फैसले बीजेपी ने किए, वो भी हमको देखना होगा कि उन्होंने पहली बार चुने गए विधायकों को ही मंत्री बनाया। तो क्या इस बार के प्रयोग केंद्र में भी? आखिरी टिप्पणी और शॉर्ट में ले लेते हैं। कल मोदी मंत्रिमंडल बनेगा, मोदी जी के साथ क्या छत्तीसगढ़ का व्यक्ति शपथ लेता हुआ दिखाई देगा? नहीं, हमें लग रहा है सेकंड फेज में होगा। बिल्कुल, हमें ये लग रहा है सेकंड फेज में होगा। आगे पीछे सोच के, अब पहले मैं कह रहा हूं कि अलायंस को निपटाएंगे वो, बिल्कुल। उसके बाद अपने किसकी शॉर्ट में मुरारी जी जल्दी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, हाँ या ना, कैसे हो, संभावना क्या है? निश्चित रूप से मंत्री छत्तीसगढ़ से बनेगा और मेरे को सबसे ज्यादा संभावना संतोष पांडे और विजय बघेल में लगती है। अनिल जी, आपकी? छत्तीसगढ़ से एक प्रतिनिधित्व मिल सकता है कल। चलिए, तो हमारी निगाह बनी रहेगी इस पर, और जब मंत्री कोई बनेगा तो उसकी भी खबर हम दिखाएंगे और उस पर भी एक डिस्कशन रखेंगे कि किन कारणों से किसे चुना गया है और उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अशोक तोमर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी थे हमारे साथ, उनका धन्यवाद। और मुरारी मिश्रा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आपसे रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।